Hello, my shimmering stars. This is Shaurya Grover and I welcome you to this amazing platform of Physics वाला। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने परिश्रम बैच में। तो क्या हाल चाल मेरे स्टूडेंट्स के? आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ? तो एक बार मुझे चैट में जरूर बताइएगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। क्या हाल चाल सभी बच्चों का? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे सभी के सभी। हाँ जी, तो बेटा जी आज हम करने जा रहे हैं हमारा आखिरी लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज ही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर भी फिनिश होने वाला है एंड आई होप सो आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। फाइनली वी हैव कवर्ड आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर्स, दैट इज अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, है ना। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ आपके इस पर्टिकुलर क्लास को। आई होप सो आप सभी तैयार होंगे अपनी नोटबुक्स के साथ, है ना। मैं अच्छी हूँ बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल बढ़िया, ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ बच्चे, मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया, ठीक है। मैं देख रही थी बहुत सारे बच्चे मुझे ये लिख रहे थे मैम 3 बजे क्लास मत लीजिए, इसीलिए बेटा मैंने 3:30 क्लास कर दी थी। रीजन बेटा एक्चुअली कल शायद आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी एंड सर को मैथ्स की क्लास लेनी थी, तो टीम की तरफ से आया भी उनको स्टूडियो स्लॉट नहीं मिल रहा है 3 बजे आज, है ना। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी क्लासेस स्वैप कर सकते हो इफ इट इज पॉसिबल, तो वो आज क्लास ले लेंगे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू। मुझे यहाँ पे स्टूडियो का स्लॉट जो है वो 3 बजे मिल जाएगा, तो आप उनको मेरी क्लास दे दीजिए, मैं उनकी क्लास ले लूंगी। मैं नहीं चाहती भी किसी भी बच्चे का कोई नुकसान हो। ऑल्सो सर को नहीं ये चाहिए था भी, हाँ ठीक है, अगर क्लास मिस हुई है तो ही ऑल्सो वांट्स टू मेक इट कवर अप भी, हाँ वो आपको सारा कवर करवा दे ताकि आपका कुछ नुकसान ना हो। तो बीइंग अ टीचर्स हम लोग इतने एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इस वजह से मेरी क्लास अभी हो रही है। अब मुझे ये पता था तुम लोग 3 बजे पे तो रोना रोगे ही रोगे, मैम 3 बजे क्यों रख ली, स्कूल से आते हैं, ये है वो है, तो मैंने इसीलिए 3:30 बजे क्लास करवा दी, ठीक है ठीक है। तो इतना तो बेटा मैं एडजस्ट कर सकती थी, अब इससे ज्यादा तो आप लोग भी समझदार हो। उसके बाद 5 बजे आपकी क्लास है, ठीक है। चलो जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा। तो मेरे प्यारे प्यारे सितारों, शौर्यास गैलेक्सी का लेक्चर भी आपको मिलने वाला है आफ्टर दिस सेशन। जैसे मैंने आपको बोला था इसी वीक के अंदर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, और आपको सारे शौर्यास गैलेक्सी के जो क्वेश्चंस है, भले वो बोर्ड्स रिलेटेड हो, मैंने पहले बताया था, एनडीए रिलेटेड हो, सीयूईटी रिलेटेड हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जेई मेंस लेवल के और नीट के आपको सवाल भी करवा दूंगी साथ में। लेकिन आई विल मेंशन एवरीथिंग ऑन दी अबव भी, ये यहाँ का है, इस लेवल का है, तो आप उस अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एक और आप लोगों के लिए छोटी सी मैं वो बोलूंगी, छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज है। नाउ दैट विल कम एट द एंड ऑफ द सेशन। वो एंड ऑफ द सेशन आपको पता चलेगा क्या छोटा सा सरप्राइज है, जिसमें शायद बहुत सारे बच्चों की जो दिक्कतें होती है छोटी मोटी, वो सॉल्व हो सकती हैं उस जरिए से, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू, यस बेटा कल तो ऑब्वियसली टुमारो देयर इज अ हॉलीडे, बट डे आफ्टर टुमारो तो यस देयर इज नो हॉलीडे, है ना, तो हमारी क्लास तो है, ठीक है। चलो गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ मेरा बच्चा होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करवा दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहेंगे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का पार्ट 2 होगा, हमारे 2 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स अभी भी बाकी हैं, वी आर गोइंग टू कवर दैट। उसके बाद बेटा जी मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग, जो हमारा एक टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डू यू रिमेंबर मैंने कहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को लेकर के। तो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट फ्रॉम द एनसीईआरटी। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दूंगी, फिर बकायदा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करवाऊंगी बेटा जी, जैसे मैंने आपको वादा किया था। उसके बाद बेटा वी आर गोइंग टू डू कन्वर्जन क्वेश्चंस और कुछ पीवाईक्यूज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूं। तो आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है, ये टॉपिक्स आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है जी। आइए बच्चे, तो सबसे पहले तो अगर आप सभी बच्चे रेडी हैं तो प्लीज एक बार चैट में स्टार्ट आ जाए, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, और फायर इमोजी आ जाए ताकि मुझे पता चल जाए आप सभी प्यारे प्यारे सितारे तैयार हैं, है ना। चलो ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में हमने अभी तक जितने कंपाउंड्स देखे थे, हमने डाइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ लिया था, टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ लिया था, ट्राई आयोडो मीथेन के बारे में पढ़ लिया था हमने। इवन अगर मैं आपसे बात करती हूं तो हमने CHCl3, CH2Cl2, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज, CH3Cl, ये सब पढ़ लिया था, जहां पर मैंने आपको फ्रॉम दी स्टार्टिंग बताया था भाई कहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है ना। तो बेटा अब हमारे जो रह गए हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड, वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स इट। एक हमारे पास आता है जी फेरॉन्स। क्या आता है बेटा जी? फेरॉन्स आता है, ठीक है। एक सेकेंड में ये चेक कर लो भी आपको विजिबिलिटी प्रॉपर है, एनसीईआरटी की क्लिप
कि हाँ अब परफेक्ट है। तो बेटा फेरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है, मीथेन इथेन के कलेक्टिवली उनको हम फेरॉन्स कहते हैं ना। व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? क्लोरोफ्लोरो नाम में ही छिपा है, क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है, और कार्बन्स का मतलब यस ऑब्वियसली उसके अंदर कार्बन भी होगा, तभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रिएशन आप वहां से देख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे, क्लोरो यानी कि क्लोरीन, फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन, कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है, किसके भाई? मीथेन और इथेन के, मतलब मीथेन से रिलेटेड, मीथेन अगर एक कार्बन ग्रुप हो जाएगा उसके साथ आप क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ दो, या फिर अगर मैं आपके पास बोलती हूँ 2 कार्बन के साथ आप क्लोरीन फ्लोरीन जोड़ते हो, सो यू कैन क्रिएट व्हाट? यू कैन क्रिएट अ फेरॉन, ठीक है। ये जो होते हैं फेरॉन्स होते हैं एक्सट्रीमली बेटा स्टेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, इट इज नॉन टॉक्सिक बेटा जी, नॉन कोरोसिव होते हैं और इजिली लिक्विफाइबल। लिक्विफाइबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस होती हैं, इजीली कन्वर्टेबल गैसेस होती हैं। फेरॉन 12 जिसका वन ऑफ द एग्जांपल हमारे पास है, जो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है और मीथेन होगा या इथेन होगा, कहने का मतलब 1 कार्बन होगा या 2 कार्बन होगा। सो दिस इज फेरॉन 12 विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फेरॉन्स, इंडस्ट्रियल यूज है इसका। ये मैन्युफैक्चर्ड होता है टेट्राक्लोरोमीथेन से, टेट्राक्लोरोमीथेन हमारे पास CCl4 होता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन आप सभी बच्चे जानते हो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम RF बनाते थे, तो हाँ जी यहाँ पे भी आप फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन द्वारा आप इसको फॉर्म कर सकते हो। देखो CCl4 में क्लोरीन तो पहले से है ही, आपको फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाना है तो इसकी स्वार्ट्ज रिएक्शन करवाई जाती है। फाइन, ये जो है यूजुअली एरोसोल्स प्रोपेलेंट्स के लिए, रेफ्रिजरेंट्स के लिए बेटा, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं ब्लू कलर से इसको आपको मेंशन कर रही हूं, कहां कहां इस्तेमाल होता है? एरोसोल प्रोपेलेंट में, रेफ्रिजरेशन में, एंड बेटा एयर कंडीशनिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी, रेस्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रीड, रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहां पर बता दी है। सो बेटा ये फेरॉन्स के बारे में था। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट कंपाउंड बचता है जिसका नाम है DDT, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे मेरा बच्चा, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। स्लो, आई यू स्लो? ओके ठीक है बच्चे, स्लो बोलती हूँ बेटा जी ठीक है। तो बेटा जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि कार्बन भी होगा, क्लोरीन भी होगा और फ्लोरीन भी होगा ठीक है, चलो ठीक है बेटा। ये इसकी नेचुरल हम अगर बात करते हैं ना, एप्लीकेशन पार्ट है, तो ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, उन सब की बात की गई है। फाइन, चलो बेटा ये आपको मैंने बता दिया, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, ये कहाँ कहाँ बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल इसका किया जाता है, वो हो गया जहां से सवाल आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। फाइन जी, चलो बेटा लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है विच इज DDT। अब बेटा DDT के स्ट्रक्चर पर आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल बैठा हुआ है वो मैं आपको मार्क करवा ही रही हूँ। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका बेटा नेम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको रखना होगा, ठीक है। अब ध्यान से बेटा मेरा बात सुनना, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज पैरा डैश, दोबारा देखो क्या लिखा है, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तुम लोग अरे बाप रे चल क्या रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको। पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आ जाओ इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, आ जाओ ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्या बोला मैंने? पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यही बोला। देखते हैं, देखो पहली बात तो कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? 1 और 2। क्या ये इथेन है? हाँ जी। क्या ये इथेन हो जाएगा इससे? बिल्कुल हो जाएगा। इस कार्बन पे कितने क्लोरीन है? 1 2 3, तो ये ट्राइक्लोरो हो जाएगा। हाँ जी मैम, वापस आते हैं नाम पे। ट्राइक्लोरोइथेन क्लियर हुआ कैसे बना? ट्राइक्लोरोइथेन समझ आया कैसे बना? ये समझ आया, ट्राइक्लोरोइथेन समझ आ गया मैम। अब क्या रह गया यहाँ समझने को? पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन लगे हैं, डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन रिंग है। और पैरा डैश का क्या मतलब है?
मैम उसी बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर तुम्हें क्लोरीन देखने को मिलेगा। अच्छा ऐसा, तो बेटा एक कार्बन पे तो तुमने ट्राइक्लोरो लगा दिया, तो दूसरे कार्बन के ऊपर एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग। अब बेटा इस कार्बन के अकॉर्डिंगली अगर यहां देखोगे ये ग्रुप इधर है, इस पे ग्रुप अटैच्ड है, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे क्या लगा दिया, क्लोरीन। यहां भी देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, ऑर्थो मेटा पैरा, तो एक को तुमने पैरा ले लिया, एक को तुमने पैराडैश ले लिया। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, इसके पैरा पैरा पे तो पैरा पैराडैश, आगे क्या बोला उसने, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे बनाया स्ट्रक्चर। पैरा पैराडैश मतलब कि दोनों क्लोरीन दोनों फिनाइल के पैरा पोजीशन पर मिल रही हैं। फाइन है जी, ओके जी मैम। फिर बेटा दूसरे कार्बन, एक कार्बन पे तो तुमने 2 रिंग पे क्लोरीन लगा दिया, दूसरे कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा दो और वो इथेन हो गया। ये है डीडीटी। डीडीटी नाम जरूरी है, स्ट्रक्चर जरूरी है। डीडीटी इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बेटा विच वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873। ठीक है जी, तो हो सकता है आप में से किसी ने पहले इसके बारे में सुना भी हो। एक बच्चा कह रहा मैम प्लीज आप ही एक बार स्ट्रक्चर बना दो। देखो बेटा मैंने क्या बोला, पैरा पैराडैश, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, वर्ड रूट क्या है, इथ प्लस सफिक्स क्या है, एन, तो इथ एन यानी कि 2 कार्बन। मैम एक आपने बोला पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, मतलब इस पे 3 क्लोरीन लगा दिया। अब मैम दूसरे कार्बन पे आपने बोला डाइफिनाइल लगी है, 2 रिंग लगे, फिनाइल का मतलब उस रिंग पे कुछ लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, एक और हमने यहाँ पे मैम रिंग बना दी। अब इसकी बेटा ये पैरा पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डाइक्लोरो, तो एक को पैरा बोल दिया, एक को पैराडैश बोल दिया। दिस इज समथिंग विच इज डन। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, एक रह गया तो हाइड्रोजन साथ बनाएगा। दिस इज दी डीडीटी का स्ट्रक्चर। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, चलो जी वापस आती हूँ बेटा, थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड के बारे में जानते हैं, समझते हैं, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो वो बोलता है बट इट वाज नॉट अंटिल 1939 दैट पॉल म्यूलर ऑफ द जॉय Paraceuticals in Switzerland discovered the effectiveness of DDT as an insecticide. इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1948 इस डिस्कवरी के लिए। ये हमें नहीं पढ़ना है। The use of DDT increased enormously on a worldwide basis after the World War II के बाद इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। Primarily because of its effectiveness against the mosquito that spreads the malaria, sorry, ठीक है, my bad, है ना। और बेटा ये जो है एक तरह से इसके यूज पे आपसे सवाल आ सकता है, स्ट्रक्चर पे आ सकता है, नेम पे आ सकता है। बाकी ये बातें मैं आपको बता रही हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज से, यहाँ से कोई सवाल आज सच नहीं आया है। ठीक है जी, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो केमिकल स्टेबिलिटी और इसकी फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंड की ये मेन प्रॉब्लम थी। डीडीटी मेटाबोलाइज नहीं होता है बहुत जल्दी बाय एनिमल्स, इंस्टेड वो डिपॉजिट हो जाता है और वो स्टोर होता है फैटी टिश्यूज में। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। जल्दी मेटाबोलाइज ये नहीं करता है। ठीक है, अगर इंजेक्शन होता है एट अ स्टेडी रेट तो ये एनिमल की बॉडी के अंदर ही बिल्डअप हो जाता है ओवर टाइम। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स में 1973 में इसको बैन भी कर दिया गया था। सो दिस इज समथिंग यू कैन रीड आउट इफ यू वांट टू। वो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है और ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। फाइन है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। बच्चा मेरे ये चैप्टर तो डन हो गया है। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट मैंने आपको बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड एनसीईआरटी रीडिंग वी आर गोइंग टू डू, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एनसीईआरटी की रीडिंग मैंने आप लोगों को बताया था। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दैट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा लेट्स नाउ अंडरस्टैंड, थोड़ी सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि बच्चा आइसोमेरिज्म क्या होता है। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में इस चैप्टर की शुरुआत में कहा था। मैम आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब पार्ट्स होता है जनरली, तो हम ये बोल सकते हैं मैम, ठीक है, when two compounds have same molecular formula, but क्या चीज डिफरेंट होगी बेटा, बट डिफरेंस इन एनी ऑफ दी वन प्रॉपर्टी।
किसी भी एक प्रॉपर्टी में बेटा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। डू यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा स्ट्रक्चरल और एक बेटा होते हैं स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें से पहले दो जरूरी थे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, याद आया? हाँ जी। तो बेटा इसके अंदर मैंने आपको बोला था देयर आर टू कैटेगरीज, एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और बेटा एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी बेटा जी, बी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दी स्टीरियो आइसोमेरिज्म? आपको क्या समझ आ रहा है जब मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शब्द का इस्तेमाल करूं या मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं? तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होता है जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंस किसमें आता है बच्चा? स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। एंड व्हाट अबाउट दी स्टीरियो आइसोमेरिज्म? जब मैम एटम्स की स्पेस के अंदर अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, उसको बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते थे। डू यू रिमेंबर एवरीबॉडी? क्या याद आ रहा है सभी बच्चों को? क्या याद आ रहा है? यहां पे बेटा आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिलने वाला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, बट डिफरेंस कहां पे आएगा? जो नाम है वही उसका काम है। मैम यहां पे डिफरेंस होगा इन स्ट्रक्चर, आपको यहां स्ट्रक्चर में अंतर देखने को मिलेगा, भले आप चेन देख लो, पोजिशनल देख लो, फंक्शनल देख लो, ठीक है। लेकिन मैम यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें मैम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है बट डिफरेंस कहां आता है? बट डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट। बेटा स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, आइए इसको मैं समझाती हूं। बेटा स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेस के अंदर मैम एटम्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है। स्पेस में एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको स्पेशियल अरेंजमेंट बोला जाता है। लिखना है, वाई नॉट? क्यों नहीं लिखना? जरूर लिखना है मेरा बच्चा। क्यों नहीं लिखना? मैं क्यों लिख रही हूं? दोबारा आपके लिए ही लिख रही हूं। यस यू हैव टू राइट इट बेटा जी, ठीक है। ये लिखना है, इफ इट इज डन तो बेटा वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नोटेड आ जाए एक बार चार्ट के अंदर। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रोल कहाँ है। तो आप लोग कह रहे हो ना मैम ये पेपर में है, सिलेबस में नहीं है, ये है वो है, अभी क्लियरेंस मिल जाएगी बेटा सारी चीजों की। है कोई चीजें तभी करवाई जा रही हैं, और एल्स क्यों आपका टाइम वेस्ट करूंगी मैं, है ना? ठीक है, नोटेड हो गया है। चलिए बेटा अब इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, शायद आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। बेटा आपने कोई एक ऐसा कंपाउंड देखा है? हैव यू एवर सीन दिस पैटर्न ऑफ कंपाउंड? मान लीजिए बेटे मैंने ऐसा एक कंपाउंड आपके सामने ड्रॉ कर दिया और एक ऐसा ही एक कंपाउंड मैंने आपके सामने अब इधर ड्रॉ किया। बेटा आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों कंपाउंड्स में? व्हाट इज दी बेसिक डिफरेंस आपको जो इन दोनों कंपाउंड्स में दिखाई दे रहा हो, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो आप बोलोगे मैम दोनों ही कंपाउंड्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, डिफरेंस बस इतना है अभी इस केस में ब्रोमीन डायगनली प्रेजेंट है, हाइड्रोजन डायगनली प्रेजेंट है, लेकिन इस केस के अंदर मैम दोनों ऐसे प्रेजेंट है, उसमें ऐसे प्रेजेंट है, इसमें ऐसे प्रेजेंट है और उसमें ऐसे प्रेजेंट है मैम, है ना? दैट मीन्स स्पेस के अंदर बच्चे अरेंजमेंट में जब भी बदलाव आता है उन आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। डू यू गेट मी एवरीवन? यस इट इज सिस एंड दी ट्रांस। बिल्कुल सही समझे बेटा। ये कौन है? ये ट्रांस है, ट्रांस है जो ऐसे डायगोनल पे मिलेगा, और ये क्या सिस्टर्स हैं, ऐसे याद कर लो, सिस फॉर सिस्टर्स, सिस्टर्स एक साथ रहती हैं तो दोनों एक तरफ मिलेंगे, भले दो ब्रोमीन लगा दो या दो हाइड्रोजन लगा दो, एक ही साइड आपको देखने को मिलते हैं। फाइन है जी, ठीक है। तो बेटा ये क्या है मैम? दीज आर स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे, प्रोसेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। डू यू गेट मी एवरीबॉडी? हाँ जी। चलिए अब समझते हैं मैम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और हमें उसको क्यों पढ़ना है, कहां पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। कैन आई प्रोसीड टू दैट पार्ट? बेटा अगर सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है, हाँ जी, क्या आगे बढ़ू बच्चे? बोलिए बेटा जी।
ठीक है, चलो ओके जी। तो बेटा अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड दिखाते हैं जो क्या है, जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। जो क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, वो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। सो आई कैन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स exhibit optical isomerism। अब सवाल ये उठता है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन है जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी अभी गिरती में नीचे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन है, इनको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। कौन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो बेटा मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे सोर्स है लाइट का, ये लाइट का क्या है, सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। बेटा ये जो लाइट यहां से हमें मिलती है, ये लाइट हमें मिलती है विच इज ऑर्डिनरी लाइट, जो हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। कोई भी बेटा मैंने लाइट का सोर्स लिया और मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो लाइट देखी वो लाइट कैसी है, वो एक ऑर्डिनरी लाइट है। ये आपने क्लास 11वीं में कुछ कुछ सुना होगा, ठीक है बेटा। लाइट के सोर्स से मुझे ऑर्डिनरी लाइट मिलती है जिसको मैं पास करती हूं किससे, ऐसे एक निकल प्रिज्म से। किससे पास किया मैंने इसको, निकल प्रिज्म से पास किया। यहां से मुझे क्या मिलता है, जो लाइट सारी डायरेक्शंस में थी ना, इधर भी है, 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 हर तरफ है बेटा। जब वो पास करती है निकोल प्रिज्म से, तो वहां से क्या होता है, लाइट एक ही डायरेक्शन में अपने आप को चेंज कर लेती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। लाइट क्या करेगी बेटा, वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। ये जो लाइट होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, इसको पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब जो लाइट मेरा बच्चा, ये क्या खुद से जादू हो रहा है, जो लाइट मेरा बच्चा सब डायरेक्शन में प्रेजेंट थी, अब वो एक ही डायरेक्शन में जब चलती है, उसको पीपीएल बोलते हैं। क्या बोला जाता है मैम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं मैम, है ना। हाँ जी मैम, अगर हम इस पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किससे पास करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसको एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करवाया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करवाया, तो बेटा इसके पास तीन चीजें, ये तीन चीजें कर सकती है। क्या भाई, एक तो अभी जो जैसी है वो वैसी ही रहे, है ना, जो जैसी है वो वैसी ही रहे। एक बेटा क्या ऑप्शन है, एक यहां पर बच्चा क्या ऑप्शन है भी, ये जो पीपीएल ऐसी थी, ये जो पीपीएल ऐसी थी, ये क्या कर जाए, राइट डायरेक्शन में घूम जाए, या ये पीपीएल लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाए। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इसके सेल खत्म हो गए हैं, जितना मुझे लग रहा है। मैं आपको लेकिन स्टिल दिखा देती हूँ भाई, ये तो कॉमन है, अगर बच्चा मुझसे पहले पढ़ा है उनको पता है, शौर्या मैम क्लास में तो जरूर लेकर आती ही है इन्हें, है ना बेटा। जैसे मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अभी शायद इसमें समय ठीक नहीं है क्योंकि इसके सेल वीक है। हाँ मैंने अभी देखा, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ध्यान से इस चीज को समझिएगा बेटा। आपको पता है दिस इज बी अ डायरेक्शन, एक नॉर्मल डायरेक्शन मिल रही है, अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है बेटा। अगर ये खुद को ऐसे राइट डायरेक्शन में घुमा लेगी तो ये वाला केस हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और अगर यही बेटा पीपीएल खुद को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा लेगी तो ये वाला केस हो जाता है, ठीक है। अगर बेटा ये राइट डायरेक्शन में खुद को रोटेट करती है तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है मैम, अगर ये खुद को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ये घड़ी की तरह चलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। तो बेटा ये जो रोटेशन होती है ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, ठीक है। और अगर मैम ये जो पीपीएल है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा बच्चा रोटेट करती है, कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये राइट में रोटेट कर रही है, लेफ्ट में मैम राइट में कर रही है, तो इसको बेटा हम बोलते हैं
डेक्स्टोरोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्टोरोटेटरी या स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हो। अगर बेटा ये लेफ्ट डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? लेवियो रोटेटरी। भी भाई ये लेफ्ट में घूम जाती है, स्मॉल एल से भी लिखा जाता है। तो ये जो बेटा जी आपकी स्पीशीज है जो राइट में या लेफ्ट में रोटेट मतलब करने की हिम्मत रखती है, कन्वर्ट हो जाती है, घूम जाती है, रोटेट हो जाती है, उन कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोला जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड भी मैम, ये तो आपने हमें ऐसे समझा दिया। अब क्वेश्चन पेपर में तो हम रोटेट नहीं करने बैठेंगे ना, हमें रोटेट करना आता है, तो कैसे रोटेट करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कोई भी एक स्पीशीज ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? कोई भी एक स्पीशीज ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हुई। दोबारा एक बार क्विक रिकैप दे रही हूँ, फटफट वाला, ठीक है बेटा जी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, मतलब उनके पास ये क्षमता है भी वो एक स्पीशीज को रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में और दी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इट अकर्स। अगर बेटा जी वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उस स्पीशीज को बेटा क्लॉकवाइज बोलते हैं, लेफ्ट में लेवियो रोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये जो आपका प्रोसेस है, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए मेरा बच्चा पहले एनसीईआरटी से जितना हमने अभी तक पढ़ा उसको एक क्विक रिकैप दे दिया जाए। आइए एनसीईआरटी से जो अभी तक हमने पढ़ा क्विक रिकैप दे। मैंने वादा किया था एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग जो टॉपिक्स आपको चाहिए वो पढ़ाऊंगी और वही हो रहा है। ध्यान से आप लोग प्लीज सुनिएगा। बेटा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं एसिड रिएक्शंस का, तो इसमें हम कुछ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें से सबसे पहला शब्द आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ध्यान से मेरे साथ आप पढ़ेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकल प्रिज्म। एक एक शब्द को सुनो, ये भाषा को समझो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है PPL है, इसका जो प्लेन प्रोड्यूस हो रहा है, कब हो रहा है? जब तुमने ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म से पास करवाया, वो रोटेट होता है जब हम उसको किसी सोल्यूशन से पास करवाते हैं। यही हुआ था बेटा, यही हुआ है बेटा जी। तुमने ऑर्डिनरी लाइट ली, निकल प्रिज्म से पास करवाया, PPL प्रोड्यूस हुई, इसके प्लेन को ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करवाया, यही हो रहा है। हाँ जी मैम, यही हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ठीक है, such compounds are optically active compounds. The angle by which the plane polarized light is rotated is measured by an instrument जिसको पोलरीमीटर कहते हैं, जिससे कितने एंगल से रोटेट हुई, लेफ्ट में या राइट में, ठीक है। अगर मान लो राइट में इतना रोटेट हुई या लेफ्ट में इतना रोटेट हुई, तो कितने एंगल से रोटेट हुई वो पोलरीमीटर बताता है। उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। अभी बताया था मैंने आपको, हाँ जी। इफ द कंपाउंड, ध्यान से देखो, जो पढ़ाया वही लिखा है, जो पढ़ाया वही लिखा है मेरा बच्चा, ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ पे। मैम वो कह रहा है इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, राइट में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, उसको डेक्स्टोरोटेटरी कहते हैं। स्मॉल डी से लिखा जाता है या बेटा पॉजिटिव सिंबल से भी लिखते हो। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, क्या बताया? इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, बेटा जी कौन सी डायरेक्शन मैम? अगर हम लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको लेवियो रोटेटरी बोलेंगे, नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया। फाइन है, कुछ भी एक भी चीज तुम्हें ऐसा लगी भी मैम यार ये टोटली डिफरेंट बता दिया आपने, तो कुछ भी बेटा आपको ऐसा लगा यहां पर, देखो एक एक चीज समझाई अभी मैंने, ठीक है। वापस आती हूं, एक छोटी सी चीज ध्यान से देखना बेटा। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बेटा एनसीईआरटी को समझो, समझने की कोशिश करो। आप रीडिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले मतलब पता होना चाहिए, तभी रीडिंग होती है।
ठीक है, आइए देखते हैं। वो बोलते हैं सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यही तो मैंने बोला, ये जो तुम्हें पॉजिटिव मिला है, ठीक है, या जो नेगेटिव मिले हैं आइसोमर्स, डेक्सटो लेवियो जो मिले हैं, इन्हीं को तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्लियर हो गया बच्चा? ठीक, आगे बढ़ू, अगला टॉपिक समझाऊं। आर यू पीपल रेडी? इजीली समझ आ रहा है ना? चलो जी, बढ़े आगे बेटा। हाँ जी, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगी मैम, कैसे आइडेंटिफाई करूंगी भी एक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। सो हाउ डू आई नो बी अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर? कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगी? सो बेटा कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर, देखो जो भी मैं हाईलाइट करती हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव एनसीईआरटी बुकलेट विद यू बेटा, तो यू नीड नॉट टू राइट इन दी नोटबुक। अगर नहीं है तो जो लाइंस सिर्फ हाईलाइट की जा रही हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू, या अंडरलाइन जो की जा रही है, हाईलाइट और अंडरलाइन, बेटा प्लीज प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लो। आप लोग चैट में जो बातें कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी ऐसा टॉपिक है, नहीं सुनोगे तो ऐसे जाएगा ऊपर से। और बेटा ऐसे कोई एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करवाने वाला तुम्हें, और अगर तुम्हें लगे भी हम बाद में कर लेंगे तो नुकसान में रह जाओगे। प्लीज मेरी बात मान लो, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। जब पेपर में बैठे होगे ये लोग तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जो अभी बातें कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और यू नेवर नो बेटा, वो पढ़ने भी आया बच्चा, नहीं करना है और ही और शी इज वेस्टिंग योर टाइम। प्लीज अपने बारे में सोचो, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, अपने आप को लेकर के भी। खुद की लाइफ बदलोगे तभी तो अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज करोगे, अपना लाइफस्टाइल बदलोगे बेटा। जिंदगी में आगे बढ़ना है, जहां पर हो वहीं रुके रहना है। मतलब मैं बोलती नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं वो मुझे दिख नहीं रहा, मुझे बहुत दुख होता है बेटा ये देख करके, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बेटा, एंड यू आर वेस्टिंग माय टाइम आल्सो इन दीज स्टफ। प्लीज बेटा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं चैट इसलिए ऑफ नहीं करती हूँ, टॉपिक ऐसा, इफ यू हैव एनी डाउट बेटा, मैं क्यों किसी और बच्चे का वो जो है प्लस पॉइंट भी वो डाउट पूछ सकता है उसका, वो उसे हक छीन लूं? आखिरी बार समझा रही हूँ, समझ जाओ यार, मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है, मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली है। इट इज यू हु इज डूइंग दिस वर्क, जिसको जरूरत है पढ़ने की। थोड़ा अपने बारे में सोच लिया करो यार। बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या मिल रहा है तुम्हें, कौन सी तुम्हें खुशी मिल रही है उस बातों से? क्या उन बातों से तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है? क्या उन बातों से यू आर गोइंग टू चेंज योर करियर? क्या उन बातों से तुम अपनी अभी जो स्थिति है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हु इज जस्ट वर्किंग भी, उनको अपनी घर की सिचुएशन चेंज करनी है। सो विल यू बी एबल टू डू सो अगर आप ऐसे बातें करोगे? कंडीशंस बात कर रहे हैं बेटा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की या ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? पहली बात तो बच्चे आपको चेक करना होता है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। देखो दो कंडीशंस है जिसमें से पहले जो कंडीशन है भी एक कायरल सेंटर होना चाहिए या एक कायरल कार्बन होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, क्या होता है कायरल कार्बन, आइए उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, तो कायरल कार्बन का मतलब वो होता है बेटा जिसपे 4 अलग ग्रुप लगे होते हैं। व्हाट इज अ कायरल कार्बन? कायरल कार्बन क्या है? अ कार्बन on which 4 different groups are attached. एक ऐसा कार्बन बेटा जिसके ऊपर 4 अलग ग्रुप लगे होंगे, वो हमारा जो कार्बन होगा उसको कायरल कार्बन हम लोग बोलेंगे। कैसे मैम? आइए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये कार्बन है, मान लो बेटा, आपको याद है हम जब राहुल वाला एग्जाम्पल ले रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, तो मैंने क्या किया था, यहां पर बेटा इसने एक बॉन्ड बना रखा है हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। बेटा यहां पर बाकी के 2 बॉन्ड्स हैं इस तरीके से, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको कुछ इस तरीके से बेटा जी याद आ रहा है ना? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ C2H5 ग्रुप है। लेट्स कंसिडर बेटा, तो ये कार्बन पे 4 अलग ग्रुप लगे हैं, सो दिस इज कायरल कार्बन। इसको कायरल कार्बन कहेंगे बेटा,
और इसके ऊपर बेटा से स्टार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज कायरल कार्बन बेटा, जिसमें 4 अलग ग्रुप लगे होते हैं। तो अगर आपके किसी भी बेटा कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर आपको मिलता है, आप एक कंडीशन कंसिडर कर सकते हो उसको भी, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। बट सेकेंड कंडीशन जरूरी है, आइए उसको भी समझते हैं। पहले इतना नोट कर लें सभी बच्चे, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। नोटेड आ जाए एक बार चैट में बेटा, देन तो आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो मैं एक बात आती हूँ, वैसे ना मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करती हूँ, गुस्सा आता भी है तो फट से चला जाता है। बट अगर एक बार गुस्सा आ गया तो जो बच्चे चैट कर रहे हैं, आप धर धर ब्लॉक हो जाओगे, मैं बता रही हूँ। मैं भाई नुकसान नहीं सहन कर सकती किसी का जिंदगी में। दिस इज समथिंग विच आई लर्नड, मतलब पता नहीं, मम्मी ने मुझे बचपन से ही ना हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना सिखाया था, फ्रॉम दी वेरी बचपन, मतलब LKG UKG से मान लो, है ना, तब से, मतलब वेरी बचपन बोलो, छोटे होते से ही आई यूज टू पार्टिसिपेट इन दी कॉम्पिटिशन। और बेटा मुझे ना तो सेकंड आना पसंद है, ना ही हारना पसंद है, और ना ही जो मुझसे कनेक्टेड है मैं उनको हारते हुए देख सकती हूँ। ठीक है, तो आई वोंट अलाउ दी वंस टू वेस्ट दी टाइम्स ऑफ दी अदर स्टूडेंट जो सच में पढ़ना चाहता है। मैं उनका समय आपको बर्बाद नहीं करने दूंगी, मैं ब्लॉक करवाऊंगी सीधा, और उसके बाद फिर आप किसी को मैसेज कर लेना, किसी भी फैकल्टी को भी अनब्लॉक करवा दो, नहीं हो पाएगा। तो मुझे वो गुस्से के लेवल पे मत लेके जाओ, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये जो लिख रहे हैं ना चैट के अंदर, बेटा वेट कर लो, मैं अभी ब्लॉक करवा दूंगी। चाहते हो आप खुशी खुशी तो कर लेते हैं भाई। आदिति प्लीज कृपया करके पढ़ ले, अनुज कृपया करके पढ़ ले। लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। युवराज प्लीज। हाँ बेटा, मैं आई वॉज नेवर अ फ्रंट बेंचर, हम ना तो मैं फ्रंट पे बैठती थी ना बैक बेंचर, हमारी रोटेशन चलती थी भाई स्कूल में, तो ऐसा कुछ था नहीं बैक बेंचर वाला सीन या फ्रंट बेंचर वाला सीन। हम लोगों का सिंपल था, जीतना है और जीत के रहना है खुद की मेहनत पे। तो वही मैंने सीखा है, वही तुम्हें सिखाऊंगी, भले अब तुम यहां पर हो या तुम यहां पर हो, दोनों को यहां उठाना है मुझे। चलो, तो गुस्सा मत चढ़ाओ, बस इतना बोलूंगी मैं। बेटा अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है ना, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन, बेटा मोर देन वन कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, तो क्या मैम वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं बेटा, इट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, और बेटा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। मतलब कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा भी सकता है, और हो सकता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना भी दिखाए। तो मैम फिर उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? भाई उस केस के अंदर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम कैसे काम करेंगे? मैम आपने बोला एक कायरल सेंटर है, तो यार बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हमने वहां पे कायरल कार्बन ढूंढा, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग ग्रुप लगे हैं हमने ढूंढ दिए, और मैम वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। पर अगर मान लो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, तो भी क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा? बेटा जी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है। तो बेटा उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो बेटा वहां पर नाउ वी आर गोइंग टू सी, वी विल सी दी सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स देखे जाते हैं उस केस के अंदर। कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं बेटा? एक होता है POS, एक होता है COS। POS को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। COS को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। तो बेटा POS और COS, ठीक है, इफ बोथ आर एब्सेंट, अगर ये दोनों एब्सेंट होंगे कंपाउंड में, तो वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर बेटा इफ एनी वन ऑफ देम इज प्रेजेंट,
अगर इनमें से एक भी प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। फाइन है जी, फाइन है जी, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मैम स्टूडेंट्स भी लाइक हम नहीं सुधरेंगे। बेटा मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलती हूँ। अब उसमें अगर तुम अपना भला नहीं जानना चाह रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैं आकर के हाथ पकड़ के तुम्हें पढ़ाने तो बैठ नहीं सकती, भी पढ़ो यार बैठ करके। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, ठीक है। इतना ही कर सकती हूँ। अब तुम मेरा मान रखोगे तो तुम पढ़ लोगे, नहीं रखोगे तो बेटा जैसे बातें चल रही है वैसे चलेंगी, वो वाली बात है ना? ठीक है। मैंने क्या बोला, मेरा गुस्सा थोड़ी देर का होता है, 2 मिनट का होता है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था एक दूसरे से, एक लड़का लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है, लड़की लड़के से बात करने की कोशिश कर रही है। दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत बुरा लगा और इसलिए मैंने आपको उस समय पर टोका और मैंने बोला गलत है यार, सही समय पे सही काम करना चाहिए भाई, ठीक है। बस वो वाली बात है। ये चीज समझ आई बेटा? कोई भी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव हो सकता है। क्या चेक करोगे तुम? सिमेट्री एलिमेंट देखोगे। पीओएस होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर दोनों एब्सेंट होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव है, वरना नहीं है। जो ऑप्टिकली एक्टिव है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जो नहीं है वो नहीं दिखाएगा यार, वो वाली बात है। ठीक है जी, ठीक है बेटा। आइए पहले इतना पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं मॉलिक्यूल की एसिमेट्री। नेक्स्ट बेटा मॉलिक्यूल एसिमेट्री, कायरलिटी और इनैंशियोमर्स के बारे में बताने जा रही हूं, विच वी आर स्टार्टेड विद, जो हमने शुरू भी कर लिया, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा। द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुईस पास्चर दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस लेड दी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टोइक्योमेट्री। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, स्टीरियो केमिस्ट्री जो पूरा पढ़ रहे हो, ठीक है। जितनी भी स्टीरियो केमिस्ट्री आप यहाँ पर पढ़ते हो वो किन की बदौलत है? लुईस पास्चर सर की बदौलत है। और सर ने जेन्युइनली आप लोगों की इतनी मदद करी है टू अंडरस्टैंड भी स्पेशल अरेंजमेंट कैसे है, मतलब किसी भी स्पीशीज की। और इन्होंने इनैंशियोमर्स और इनके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में भी एक्सप्लेन किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत कुछ बताया। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इन्होंने बताया भी एक्वस सोल्यूशन अगर आप दोनों क्रिस्टल्स के लेते हो तो ऑप्टिकल आपको रोटेशन मिलती है, मतलब एक आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड देखने को मिलता है तो एक आपको लेवियो रोटेटरी मिलता है, तो वो उनकी देन है, वहां से आप इनको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इक्वल है कंसंट्रेशन में। इनका मानना था भी जो डिफरेंस ऑप्टिकल एक्टिविटी में आ रहा है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा? ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। भी अगर आप 3D में किसी चीज को देखते हो तो वहां से आप चीजों के बारे में ढंग से समझते हो, तो 3D अरेंजमेंट देखना बहुत जरूरी है। 3D अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब कैसे उसको आपने रिप्रेजेंट किया है। अब ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं तो मैं आपको इसीलिए रीड करवा रही हूँ क्योंकि खुद से समझ नहीं आती है। 2 तरह के क्रिस्टल्स बेटा इन्होंने देखे थे, ठीक है। अब डच साइंटिस्ट हैं जे वॉन्ट हॉफ है एंड फ्रेंच साइंटिस्ट हमारे पास हैं इन्हीं सेम साल में, जिस सेम साल में वो डिस्कवरी कर रहे थे। इंडिपेंडेंटली इन्होंने जो है स्पेशल अरेंजमेंट जो है 4 ग्रुप्स की, एक कार्बन के ऊपर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं वो कायरल कहलाता है, उसके बारे में इन्होंने बात करी। उन्होंने बोला अगर एक सेंट्रल कार्बन टेट्राहेड्रल है, ऑब्वियसली कार्बन की शेप क्या होगी बेटा? कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, 4 ग्रुप से जो जुड़ा हुआ है। और सभी के सभी जो उस पे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं अगर वो डिफरेंट होंगे बेटा, क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे बेटा जी, तो वो स्टीरियो सेंटर कहलाता है, वो कंपाउंड स्टीरियो सेंटर कहलाता है, एसिमेट्रिक कहलाता है कार्बन। क्यों बेटा? 4 अलग ग्रुप लगा दोगे तो कोई सिमेट्री बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो उसी का उन्होंने जिक्र किया, उसी का उन्होंने क्या किया बेटा? जिक्र किया यहां पर, जो अभी मैंने तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था बेटा, ये वाला एग्जाम्पल दिया था बच्चा मैंने आपको। बेटा अगर मैं तुम्हें बोलूं ये कायरल है तो इसका एक और नाम है स्टीरियो सेंटर, दूसरा इसका एक और ये भी नाम है भी एसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि मैम कोई सिमेट्री नहीं है ना, 4 अलग अलग ग्रुप आपने लगा दिए हैं और इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल है, ठीक है। जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है बेटा इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसीलिए इसे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे और बताती हूँ। अभी मैंने आपको ये बताया भी अगर मैम ये 2 सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई भी प्रेजेंट होगा तो इनएक्टिव होगा। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रही हूँ। पीओएस क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? मान लो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा करके कंपाउंड है बेटा, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से कोई प्लेन ऐसे पास करूं, ठीक है, और ये एक दूसरे से सिमेट्रिकली कट हो जाए तो पीओएस प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो मैंने आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दिया,
एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, इसको ऐसे कट करो कि इक्वल हाफ में कट हो रहा है। क्या ये इक्वल हाफ में कट हो रहा है? क्या ये इक्वल हाफ में कट हो रहा है? क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बेटा कहीं पर भी एक तुम ऐसा प्लेन निकाल दो जिससे अगर कोई चीज इक्वल हाफ में टूट जाए तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर वो इक्वल हाफ में नहीं टूटता तो मतलब वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन पास कर रहे हो। अगर मान लो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने यही स्पीशीज बोली, मैंने तुम्हें बोला ऐसे एक प्लेन पास करवाओ, बेटा क्या इक्वल हिस्सों में टूटेगा? मैम नहीं टूटेगा ना। अगर मैं बोल रही हूँ ऐसे एक प्लेन पास करवा रहे हो, क्या इक्वल हिस्से में टूटेगा? अगर टूटेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं टूटेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखी जाती है? बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं? बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री इस तरीके से देखी जाती है, अभी मान लो यार मेरे पास ना ऐसे एक स्पीशीज है, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने ब्रोमीन लगा दिया, इधर ब्रोमीन लगा दिया। बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब सेंटर से हर डायरेक्शन में जाओ सेम चीज होनी चाहिए। ऊपर नीचे गए कुछ भी नहीं था, ठीक है, डायगनली गए मैम कुछ भी नहीं था, इधर गए मैम कुछ भी नहीं था, इधर आए इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, मतलब मैम यहाँ COS प्रेजेंट है। तो जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये चीज थी यहां पे समझने वाली। अब यहां पे एक टर्म आती है बेटा जिसका नाम है इनैंशियोमर्स। क्या नाम है? इनैंशियोमर्स नाम है। क्या कहता है इनैंशियोमर? क्या बोलना चाह रहा है इनैंशियोमर? आइए इसको समझते हैं, आइए इसको समझते हैं। बेटा ये बोलता है ये वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं which are non superimposable, which are non superimposable mirror images। एक लास्ट डेफिनेशन इसे दिखा रही हूं, इसके बाद से एनसीईआरटी रीडिंग है, टॉपिक खत्म है हमारा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है। दूसरी चीज नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या? मान लो मेरा हाथ है, इस हाथ को अगर हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें बेटा, एक जनरल एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ये हाथ है बेटा, है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसकी एक मिरर इमेज बनाओ, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी भाई? इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी मैम, अगर एक लॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए। मैम ये इसकी मिरर इमेज होगी। अब तुम कहोगे मैम ये मोटा बनाया तुमने, हाथ पतला बनाया। भाई एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी, तुम शीशे में खड़े हो तो जो तुम्हारा राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। कभी मिरर में खड़े होकर देखा है ना। तो जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा मिरर इमेज बोलते हैं। ये एक दूसरे की क्या है मैम? मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। जैसे मान लीजिए ये चाय का कप है, मैंने इसकी एक मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज में ऐसा दिखेगा। कितना गंदा वाहियात कप बनाया मैंने, बट कोई बात नहीं, ऐसा दिखेगा। अगर मैं तुम्हें बोले मिरर इमेज है और इसको उठा करके इसके ऊपर रख दो, ठीक है मैम, रख देते हैं। पहली बात मिरर इमेज समझ आ गया? आगे मैम इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर उठा के रखें तो बेटा थंब इधर आएगा, ये फिंगर्स तो एक दूसरे पे आ जाएंगी, पर यहां से ये फिंगर ऐसे आएगी। तो क्या बेटा ये सुपर इम्पोज हुआ? सुपर इम्पोज होने का मतलब मेरे पीछे तुम मेरी जैसी कोई खड़ी कर दो, वो तुम्हें दिखेगी? नहीं दिखेगी। एक और आइडिया देती हूँ, देखना यार। तुम्हारे पास ये बॉटल है, ठीक है बेटा, ये बॉटल, इस बॉटल की मिरर इमेज है या नहीं है? है मैम। अब मान लो मैंने इसको इसके ऊपर उठा के रख दिया, क्या तुम्हें पिछली बॉटल दिख रही है? नहीं दिख रही। वो तो कलर की वजह से तुम्हें भले दिख जाए, पर वैसे तो नहीं दिख रही, उसी शेप में उसी आकार में है ना मैम, नहीं दिख रही। तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तुमने इसको इसके, अब देखो इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल तो सुपर इम्पोज हो जाए, ये सुपर इम्पोज हो गई। हैंड को देखो, हैंड क्या? नॉन सुपर इम्पोजेबल। बॉटल्स क्या थी? सुपर इम्पोजेबल। एक के ऊपर दूसरी रखा, तुम्हें नहीं दिखा। अब ये हाथ, इस हाथ की मिरर इमेज है, इसको ऐसे उठा के रख दो बेटा, क्या ये सुपर इम्पोज हुआ? नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब बॉटल वाला केस दोबारा देखो, ये बॉटल, इसकी मिरर इमेज, इसको इसके ऊपर उठा के रख दो, सुपर इम्पोज हो गया। हाँ मैम, कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ मैम, तो दिस इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मिरर इमेजेस हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनैंशियोमर्स।
डू यू गेट मी? इनैंशियोमर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ओके मैम, आ जाओ पढ़ते हैं इसको अब। कायरलिटी के बारे में है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, उसको भी कायरल बोलते हैं। जैसे ये हाथ है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये पैर है, ये इसकी मिरर इमेज है, लेकिन इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो। ये क्या एक तरह से एसिमेट्रिक है भाई, कोई सिमेट्री नहीं है, दिस इज एसिमेट्रिक मैम। ठीक है, ऐसे मैम ग्लास को ग्लास की मिरर इमेज है, ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है मैम। ये भी है मैम, ये देखो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को नॉन कायरल बोलते हैं, जो बेटा नॉन सुपर इम्पोजेबल है उनको कायरल बोला जाता है, एसिमेट्रिक बोला जाता है। अभी आपने देखा, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तो ये इनैंशियोमर भी कहलाएंगे, है ना? ठीक है। The symmetry and the asymmetry are also observed in many day-to-day objects, sphere में, क्यूब में, कोन में आइडेंटिकल मिरर इमेजेस देखने को मिलती हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी बनाते हैं, जैसे आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड जैसे सिमिलर दिखता है, पर अगर आप लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर प्लेस करोगे तो बेटा वो सुपर इम्पोज नहीं होता, वही चीज लिखी है बेटा। जो सुपर इम्पोज जो नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, उनको कायरल बोला जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोलते हैं। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स दिखाते हैं तो वो इनैंशियोमर बन जाते हैं। समझ गए? समझ गए? ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ आपको मिलेगा। कायरल मॉलिक्यूल्स यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, वाइल जो ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज होते हैं वो ए कायरल होते हैं, नेचर के अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये एक तरह से कायरलिटी का आपका टेस्ट हो जाता है। अब हम वो एग्जांपल लेते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। आइए इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो बेटा, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। आपको याद है मैंने आपको सिखाया था SN1 रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन। याद आया? रिटेंशन इन्वर्जन एक दूसरे के क्या है बेटा? रिटेंशन इन्वर्जन एक दूसरे के मैम मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है ना? और वो मिरर इमेजेस मैम सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते, मतलब वो इनैंशियोमर्स है। मतलब वो कैसे है? वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अब आपको चीजें समझ आई? चीजें समझ आई? चीजें समझ आई बेटा? बेटा इसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ऑल दी 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू दी टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। यहाँ पे जो आपको केस दिख रहा है, यहाँ पे ये कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ गए बेटा, ये कायरल ही नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, कायरल ही नहीं है। पहली कंडीशन कैसे कायरलिटी चेक करते हैं? एक कायरल कार्बन होना चाहिए, 4 अलग ग्रुप, यहाँ नहीं है। दूसरा बेटा क्या होता था हमारा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसमें नहीं होगी वो होगा, है ना? इनैंशियोमर्स वाला वो समझ आया? रिटेंशन इन्वर्जन वाला जो मैंने अभी आपको बताया, रिटेंशन इन्वर्जन वाली चीजें क्लियर हुई मेरा बच्चा? रिटेंशन इन्वर्जन वाली चीज क्लियर हुई? आइए देखते हैं। तो बेटा ये तो आपने भी अभी मैंने आपको रेसिमाइजेशन वगैरह कल बता ही दिया था पिछली क्लास में। यहां देखते हैं, रुको बेटा, यहां पर मैं इस पेज को ओपन कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा ये हमारी वही रिएक्शन है जिसकी मैंने अभी आपसे जिक्र किया। बेटा यहाँ पर हमारे पास इस तरीके की एक स्पीशीज होती है, दिस इज SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है मैम। इस कार्बन पे 4 अलग ग्रुप लगे हैं तो ये कायरल सेंटर है। अब मैम पहले स्टेप में क्या होता है SN1 में? मैम ये Br नेगेटिव अपनी इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, कार्बोकटाइन बनता है, बन गया? हाँ मैम। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है जो फ्रंट अटैक और बैक अटैक कर सकता है। तो मैम अगर ये फ्रंट अटैक मतलब ये बैक अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा, फ्रंट अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा। मैम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये इन्वर्जन और रिटेंशन एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है? है मैम, है। और अगर बेटा मैं बोलूं ये दोनों 50-50% प्रेजेंट होते हैं तो इसी को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, इसी को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, इसी को रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जाना जाता है मेरा बच्चा। ये आपका इन्वर्जन कंपाउंड है, रिटेंशन कंपाउंड यहां से क्रिएट हुआ SN1 रिएक्शन में। बेटा ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो बेटा यानी कि दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है मैम। दूसरा ये कायरल भी था मैम, और फिर ये इनैंशियोमर भी है। अगर मैम दोनों 50-50% प्रेजेंट होंगे, ठीक है,
सर दोबारा भिजवा दो। अगर दोनों 50-50% प्रेजेंट होंगे तो इसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। फाइन है, हाँ जी ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर 50-50% होंगे तभी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ये भी ध्यान रखना। रेसिमिक मिक्सचर ऐसे नहीं बनता, 50-50 यानी कि इक्विमोलर रेशो होती है तो बनता है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको पूरा रिपीट करवा दिया। हालांकि मैंने रिटेंशन इन्वर्जन के बारे में भी तब भी आपको नोट करवा दिया था, क्लास के अंदर भी रिटेंशन इन्वर्जन बनता है जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं मेरा बच्चा। तो बेटा ये टॉपिक यहीं पे हमारा समाप्त होता है, यही टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब बच्चे मैं आपको पहले कुछ PYQs करवा देती हूँ, फिर कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस करवा दूंगी। ठीक है, कुछ PYQs कर लेंगे, कन्वर्जन क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी भी मैं एक और बात आपको बोलना चाहूंगी, आप लोगों को मैं एक दिन की पूरी मोहलत दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ। आप लोग NCERT रीडिंग करके आओगे। स्टिल किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत लगती है, आप लोग मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हो। आप बस पेज नंबर बताओगे, मैं यहाँ पे NCERT बकायदा तुम्हारे सामने ओपन करूंगी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू। डू यू गेट मी? NCERT रीडिंग करोगे, कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं समझ आएगा, मैं स्ट्रेट अवे बेटा आपके सामने आपको टीच करवाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है बेटा। CUET 2023 के अंदर ये सवाल आया था। CUET 2023 के अंदर बच्चे ये सवाल आया था, ये रिएक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चा लोग? बताओ यार, क्या लगता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? क्या लगता है मेरा बेटा? देखो, जब आपके पास ओनली हेलोएरीन है, डाइफिनाइल बन रही है, मतलब 2 हेलोएरीन जुड़ रही हैं बेटा, उसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी। 40% बच्चों का सही है, मतलब पढ़ के नहीं आया बेटा। अगर 2 हेलोएरीन्स जुड़ती हैं, वो 2 Na ले जाती हैं, तो एक बेंजीन दूसरी बेंजीन के साथ जुड़ता है, जिसको डाइफिनाइल बोलते हैं। फिटिक रिएक्शन मेरा बच्चा इसका नाम होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है, इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल है नेचर में? इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल है नेचर में? जस्ट अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, जस्ट अभी बेटा जी हमने ये टॉपिक पढ़ा है। लेट्स सी कौन जवाब देता है। इनमें से कौन सा कायरल है? कैसे ढूंढेंगे कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है? मैम उस पे 4 अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, उस पे 4 अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो जाता है भी वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। भी वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। NTA CUET 2022 का क्वेश्चन है बेटा। कैसे पता करेंगे कोई मॉलिक्यूल कायरल नहीं? उस पे 4 अलग ग्रुप होने चाहिए। 1 ब्रोमोब्यूटेन, मैम ऐसा होगा ये? मैम इस पे तो 2 हाइड्रोजन भी लगे हैं, तो ये तो कायरल नहीं है। 2 ब्रोमोब्यूटेन, मैम इस पे भी मैम यहां पर देखो, मैम इस पे एक लगा है CH3, एक लगा है ब्रोमीन, एक है हाइड्रोजन और एक आपके पास है CH2 CH3। चलो आगे चलते। 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहां पे बेटा ये तो नहीं होगा, दोनों CH3 CH3। 2 ब्रोमो प्रोपन 2 ओल, 2 ओल प्रोपन पे और यहाँ पे 2 पे ब्रोमीन, बेटा ये भी नहीं होगा। CH3 CH3 सेम ग्रुप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ CH3, एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ 2 कार्बन के ग्रुप। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये होता है एक दूसरे के पीछे भाग जाना। कायरल कौन है नेचर में जिसपे 4 अलग ग्रुप लगे हैं मेरा बच्चा? क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, सेम ग्रुप आ गया। कैसे कायरल है ये? हाउ इट इज कायरल? पहला बेटा जी हाई लेवल क्वेश्चन लाओ मैम। बेटा 10% बच्चों का सही है, क्या बोलूं मैं? और दिस इज अ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है मेरा बेटा, है ना?
कोई बात नहीं बेटा, आज टॉपिक पढ़ा है, मेरे को पता है तुम लोग करोगे तो तुम सब कर जाओगे। अगला क्वेश्चन बेटा पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है बेटा जो मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग के तौर पे यूज किया जाता है? Which of the following compound is used as metal finishing and cleaning process? हाँ, अब तो पोल नहीं चलेगी तुम्हारी, पोल इज नॉट वर्किंग, अब यही तो बोलोगे। बताओ, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस में किसका इस्तेमाल किया जाता है मेरा बच्चा, क्या लगता है? बेटा ए कैसे होगा, ये क्लोरोफॉर्म था, इसको एनेस्थीसिया के तौर पे यूज करते थे। मैम CHI3 हम बोलते थे शायद इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, फिर स्मेल की वजह वाली बात आ जाती है सारी, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एवरीबॉडी, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53% बच्चों का। बेटा बस चैट में जिसने ए लिख दिया उसी को फॉलो करते चले जा रहे हैं, है ना, उसी को फॉलो करते चले जा रहे हैं, हम लोग यही तो करते हैं मैम। चलिए एक थ्योरी वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइए थ्योरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपने इनको एक्सप्लेन करना है। इनमें से कोई भी डेफिनेशन आपको 2 नंबर 3 नंबर में देखने को मिल सकती है ना। क्या दिया गया बेटा, एलाइलिक हेलोजिनेशन एक्सप्लेन करो, मार्कोवनिकॉफ रूल एक्सप्लेन करो। कराश इफेक्ट बेटा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल वाला ही है, ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, अभी मैं इसको समझाती हूँ, रुक जाओ, टेंशन ना लो। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हंस-डाइकर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, आपके पास ये रिएक्शन अब मैं आपको बताती हूँ बेटा। ये रिएक्शन अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इवन बेटा जी आयोडोबेंजीन वाली जो आपकी रिएक्शन है, प्रिपरेशन मैं बता दूंगी आपको, पर नेक्स्ट चैप्टर में बेटा ये आएगी। ये 2 चैप्टर को कंबाइन एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रिएक्शन। एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डू यू रिमेंबर एलाइलिक हैलाइड क्या था? हाँ मैम जब एक कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, क्या उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं? क्या उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं? हाँ मैम। अगर मैम वो खुद से डबल बॉन्ड बना लेता तो वो एनाइलिक हो जाता है ना, है ना। तो बेटा मैंने क्या करना है, एलाइलिक हैलाइड लिया, मेरे को क्या करना है, इस हेलोजन को एलाइलिक कार्बन के साथ जोड़ना है, बस दैट्स इट। तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, Cl उससे जुड़ जाएगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन जाता है और उसकी जगह क्लोरीन आता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप में से बहुत बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ने बैठ जाएंगे। बेटा नहीं मेरा बच्चा, पहले एलाइलिक कंपाउंड बनाओ। एलाइलिक का मतलब क्या था, एक ऐसा कार्बन जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तुमने उसके ऊपर हेलोजन को जोड़ देना है, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या है, पहला केस है। नेक्स्ट बेटा मार्कोवनिकॉफ रूल, मैंने आपको पढ़ाया था। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम कहां जाएंगे बेटा, नेगेटिव पार्ट एडेंडम का उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां कम हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो वो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है खराश इफेक्ट बेटा, या फिर मैंने अभी आपको बोला था इसको हम एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। आपका ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी है, जो किसकी प्रेजेंस में होता है मैम, HBr के साथ होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं भी पता, नहीं भी याद करना, पेरोक्साइड भी लिखोगे तो भी मार्क्स आते हैं। क्या कहता है मैम, ये कहता है नेगेटिव पार्ट एडेंडम का कहां जाएगा, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा। तो ये आपको नोट्स के अंदर थ्योरी मिलेगी, आप वहां से एक बार रीडिंग बेटा दे सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन याद है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में मैम हम क्या करते थे, RF बनाते थे, AgF ले लेते थे या हेवी मेटल फ्लोराइड लेते थे, वही वाली रिएक्शन है, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर मेरा बच्चा क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड RI बनेगा, ठीक है बच्चा। चलिए आपको सारे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। हंस-डाइकर रिएक्शन याद है, हमने Br2 के साथ करवाया था, हमने कहा था यार यहाँ से CO2 निकलेगा, AgBr निकलेगा और ये Br इससे जुड़ जाएगा, याद आ गई रिएक्शन। हेलोएरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया था बेटा, है ना, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन याद है बेटा, ये इससे पहले ये क्या N2Cl है बेटा, इससे पहले क्या था, एनिलिन था, याद आ रहा है, एनिलिन था। एनिलिन की NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाई, यहां से बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव X नेगेटिव Cl नेगेटिव बनता है। Cu2Cl2 HCl के साथ करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Cu2Br2 के साथ कराओगे ब्रोमोबेंजीन बनेगा मेरा बच्चा, ठीक है।
थ्योरी वाला क्वेश्चन तुम्हें दिखा रही हूँ बेटा। मैंने पहले ही बोला है ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, मैं आपको करवा देती हूँ। सेम बेटा जो तुम्हारी सैंडवेयर रिएक्शन है यहाँ तक तो सेम है, बेंजीन डायazonium सॉल्ट तक KI के साथ यहाँ रिएक्शन होती है, आयोडोबेंजीन बनता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ, कहीं तुम बोलो मैम ने तो उड़ा दिया, अरे भाई अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी इसको भी, ठीक है बेटा। यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन करवाई, इधर हम HbF4 लेते हैं तो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनता है और फिर फ्लोरोबेंजीन मिलता है। सेम प्रोसेस है, एनिलीन से ही सबकी रिएक्शन है, पर अगले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे तो घबराना नहीं है, ठीक है जी। अगला चलते हैं बेटा। गेटेमिन रिएक्शन आपको बताया था, Cu पाउडर विद HCl, Cu विद HBr, ये मिलता है, ये बेंजीन डायazonium सॉल्ट है। कंप्लीट हो गया मेरा बच्चा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, CBSE 2011-13 NVIN 17 शायद में भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है बेटा, रेसिपिक मिक्सचर क्या होता है, एक एग्जांपल दीजिए, तो ध्यान से बेटा इसको देखना। बेटा अगर 50-50% मिक्सचर होगा दो इनैंशियोमर्स का, अभी पढ़ा था इनैंशियोमर्स क्या होते हैं मैम, ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मैम, ये होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, और ये क्या होते हैं मैम, मिरर इमेजेस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, मिरर इमेजेस होती हैं। तो अगर आपको 50-50% इन्वर्जन और रिटेंशन का मिलता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, वही चीज लिखी है, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, एक रेसिमिक मिक्सचर। ये एक ऑप्टिकली देखा जाए तो अब एक लॉजिकली इस चीज को समझना, यहां ये जो ऑप्टिकल इनएक्टिव लिखा है ये रेसिमिक मिक्सचर को लेकर के लिखा है। ये जो 50-50 ये जो मैंने लिखा है ये कौन है, ये आपके इन्वर्जन है, और ये बेटा आपका रिटेंशन कंपाउंड है, उसकी बात की गई है, इन दो इनैंशियोमर्स की बात की गई है। सिंस रोटेशन कॉज बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन इनैंशियोमर कैंसिल कर देता है दूसरे को, क्योंकि एक अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा एक लेफ्ट में करेगा तो बेटा कैंसिल हो जाएगी ना रोटेशन, ठीक है। तो इस वजह से हम ये बोल देते हैं कैंसिल हो जाता है जो दोनों इनैंशियोमर से होता है। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एक इक्विमोलर मिक्सचर है, एक कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो भी, एक इन्वर्जन है तो एक रिटेंशन है, तो मैम 50-50% प्रेजेंट है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बेटा कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि एक लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है एक राइट में रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपके पास है बेटा जी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। या सेम रिएक्शन को बेटा इस तरीके से आपको वो दे सकता है भी, आपने क्या लिया, RCl लिया बेटा, इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां से तो ROH बनता है, पर अगर तुम इसकी रिएक्शन बेटा अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो तो एल्कीन बनता है, समझाओ। तो यानी कि मैम वो रिएक्शन एसिड रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन है। तो वही वाली है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, दोनों रिएक्शंस बेटा मेरे इसमें समझा कर आओगे। अगली बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा अगर ब्रोमोबेंजीन को तुमने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ बेटा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा अब मेरे को एक छोटी सी यहाँ पे बात बताना, तो ये बेटा जी हमारा था RX, ये था Mg, तो याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX बनता है, तो ये RMgX बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है, मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करो ड्राई ईथर में। बेटा आपने क्या लिया, मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br लिया है, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स लोगे मैम, दो Na के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से वुड्स रिएक्शन आपकी हो जाती है और आपको इस तरीके से इथेन मिल जाएगा, ठीक है, फाइन है। ये क्वेश्चन याद है पिछली क्लास में पढ़ाया है मैंने, व्हाई हेलोइरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स, क्यों लेस रिएक्टिव हैं। 4 रीजंस जो मैंने सिखाए थे, 4 रीजंस जो मैंने आपको बताए थे, वो 4 रीजंस यहां पर आएंगे। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैं आज की क्लास के अंदर आपके लिए लेकर आई थी। अब एक छोटा सा सेगमेंट हमारा बचता है कन्वर्जन क्वेश्चंस का, ठीक है, कुछ हमारा एक सेगमेंट बचता है दैट इज कन्वर्जन क्वेश्चंस। करवा दूं बेटा, मतलब जस्ट 6 to 7 मिनट्स अगर आप लोग अलाउ करो मुझे, अगर आप लोग बच्चा अलाउ करो तो मैं क्या कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस करवा दूं, 45 पे क्लास एंड कर दूंगी, अभी 8 मिनट है हमारे पास, है ना, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कन्वर्जन क्वेश्चंस, कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस में स्टार्ट करवा देती हूँ, ठीक है। बाकी के कन्वर्जन अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके स्टार्टिंग में मतलब अगले लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन क्वेश्चन। मैं एक आपको आइडिया देती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लोरो इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, पहला सवाल, क्लोरो इथेन को कन्वर्ट करो बेटा ब्यूटेन में। मान लीजिए ऐसा कोई कन्वर्जन क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, ऐसा कोई कन्वर्जन क्वेश्चन आपको दिया गया है।
बेटा कभी भी आपको कन्वर्जन क्वेश्चन देते हैं, आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए उनके स्ट्रक्चर बना दो, क्या से क्या बनने वाला है वो स्ट्रक्चर बना दो। बनाओगे आप लोग स्ट्रक्चर खुद से? चलिए देखते हैं। बताना क्लोरो इथेन कैसे लिखते हैं मैम? इथ मतलब 2 कार्बन है और उस पे क्या लगा दिया मैम? क्लोरीन लगा दिया, यही स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ जी मैम, ठीक है। इससे क्या बना रहे हैं बेटा? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब मैम 4 कार्बन। क्या बना रहे हैं मेरा बच्चा? 4 कार्बन। अब मुझे लॉजिकली सोच करके बताओ, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से जब तुम प्रोडक्ट जा रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है मैम? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 कार्बन थे, एक हेलोजन था, वहां 4 कार्बन है, कोई हेलोजन नहीं है, मतलब 2 से 4 कार्बन हो गए, हेलोजन भी गायब। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है बेटा जिसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाते हैं? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे मैम? इसको 2 Na के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो मैम इसको 2 बार ही लिखा जाएगा, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, और 2 Na है मैम। तो ये 2 Na 2 Cl के साथ निकल जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा बेटा। तो ये हो गई रिएक्शन, पहली कन्वर्जन हो गई आप लोगों से। क्या कहते हो? पहली कन्वर्जन आप लोगों से हो गई बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है, करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेटा डाइफिनाइल। कई बार कई किताबों में बाइफिनाइल भी लिखा है, तो घबराना नहीं है। पहला काम क्या करना है मैम? जो दिया गया है उसको ड्रॉ करना है, तभी दिमाग चलता है, ठीक है। चलिए बेटा, क्लोरोबेंजीन मतलब मैम बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा दिया, क्या बनाना है? डाइफिनाइल। मतलब मैम एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो मैम? डबल हो रहा है और नहीं है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? या तो वुड्स होगी, या वुड्स फिटिग होगी, या फिटिग होगी। तो मैम जब ओनली हेलोअरीन होता है, फिटिग रिएक्शन होती है। बेटा रिएक्शन का नाम भी जरूरी लिखिएगा मैम। फिटिग रिएक्शन होती है, यहाँ पे 2 Na लोगे, ड्राई ईथर के साथ करवाओगे। कैसे करवाते हैं मैम? अगर हमारे पास 2 हेलोअरीन है, ठीक है, तो मैम ये 2 Na इसके साथ NaCl बनाता है और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हो गया सेकंड कन्वर्जन क्वेश्चन, हो गया। थर्ड पर चलो। 1 क्लोरो ब्यूटेन को बेटा कन्वर्ट कर दीजिए N ऑक्टेन में। क्या करना है मैम? सबसे पहले जो दिया गया है मैम उसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है ना। चलिए जी ड्रॉ करते हैं मेरा बच्चा। 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब मैम 4 कार्बन होंगे और इस पे क्लोरीन लगा होगा। N का मतलब स्ट्रेट चेन होता था, स्ट्रेट चेन, और ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन मैम, 8 कार्बन। आइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैम डबल दी नंबर ऑफ कार्बन एटम कर रहे हो आप। तो क्या करेंगे बेटा? ये क्या होगा मैम? ये भी तो वुड्स रिएक्शन है, यहाँ भी तो 2 Na आप दोगे, ड्राई ईथर के साथ करोगे और यहाँ से 2 NaCl निकल जाएगा। कोई दिक्कत तुम्हें ऐसे सवालों में? कर पा रहे हो? ये पैटर्न कन्वर्जन क्वेश्चन का अभी टाइप 1 चल रही है, टाइप 1 मेरा बच्चा चल रही है, टाइप 1 चल रही है। चलो टू क्लोरो ब्यूटेन को बेटा कन्वर्ट करना है 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन में। ये बताओ क्या होगा? टाइप 1 पैटर्न करवा रही हूं अभी सिर्फ टाइप 1 चल रहा है। दिस इज टाइप 1 बेटा, टाइप 1 चल रहा है। कन्वर्जन का टाइप 1 जो पढ़ा है बेटा सब यहां पे झोंक देना है। कन्वर्जन क्वेश्चंस में एवरीथिंग दैट वी हैव स्टार्टेड हमें इस पे अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, आइए देखते हैं। मैम 2 क्लोरोब्यूटेन, कुछ नहीं समझ आता तो ड्रॉ कराओ बेटा,
बेटा इसके भी नंबर हैं, तुम्हें ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जस्ट ड्रॉ इट मेरा बच्चा। क्या बन रहा है मैम यहाँ से? हेक्सेन। हेक्सेन मतलब कि मैम ऐसे 6 कार्बन होंगे, 3 4 5 6। मैम 2 और 3 पे क्या है, एक मिनट को चेक करने दो, 2,3 ही है ना क्वेश्चन। बेटा सॉरी, छोटी सी मुझसे भूल हो गई, 3,4 दिया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है 3,4 दिया है, मतलब 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगा हुआ है मैम CH3 और CH3, ऐसा है मैम। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे होगा ये वाला, थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा सा बेटा इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। मैम अगर मैं ये बोलूं भी यहाँ पे डबल हो रहा है एक तरह से, और अगर हम देखें तो क्लोरीन भी नहीं है, वुड्स रिएक्शन करवाते हैं, ऐसा एक और सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऐसा एक और मैम सेम मॉलिक्यूल ले लिया और यहाँ 2 Na के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या बना, 1 2 3 है ना, यहीं से जुड़ेगा, 4 5 6 और थर्ड और फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप, यही बन गया मैम, यही बन गया मैम, वुड्स रिएक्शन है मैम, देख लो, ठीक है, ठीक है मेरा बच्चा। बेटा फर्स्ट टाइप मैंने आपको करवा दी है, फर्स्ट टाइप वुड्स रिएक्शन फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन क्वेश्चंस में आती है। रेस्ट ऑफ द कन्वर्जन क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से 15 से 20 मिनट पहले मैं आपको करवा दूंगी, फिर अपन नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरा बच्चा अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। और आप लोगों को मैं हेक्टिक नहीं करना चाहती, तो भाई रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। और आज आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी को सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंडली रिवाइज करना है मेरा बेटा सब कुछ, नोट्स को बेटा कंप्लीट करना है। अच्छा अब मैंने आपको बोला था एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए एंड में, बेटा आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा गिफ्ट ये है, सॉल्व ऑल दी डीपीपीज। मैं आपसे डीपीपी डिस्कशन करूंगी, तो आप डीपीपी सॉल्व कर लो। डीपीपी डिस्कशन मतलब अगर तुम्हें डाउट होगा तो वो मैं सवाल आपको करवा दूंगी, अगर डाउट होगा, नहीं होगा तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा रहेगा। ऑल्सो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कन्वर्जन क्वेश्चंस हमने टाइप 1 कर लिए, तो ऐसे 2-3 टाइप और है, वो क्या है कन्वर्जन क्वेश्चंस क्या है, जितना तुमने पढ़ा है उसको तुमने एक ही टॉपिक के अंदर एक ही क्वेश्चन में घोल देना है, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है एक तरह से, है ना। तो आपको शौर्यस गैलेक्सी भी मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में मिल जाएंगे। एंड बेटा जी आपका चैप्टर फिनिश होता है तो परसों हम करेंगे हमारा चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर स्टार्ट, ठीक है। गिफ्ट बेटा छोटा सा मैंने आपको ये दिया, बहुत सारे बच्चों को ये होता है, देखो डीपीपी जो है वो खुद से कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है ना, तो बेटा डीपीपी के लिए आई एम देयर, डीपीपी की डिस्कशन मैं आपसे बकायदा करूंगी, तो घबराना नहीं है। और ये हमारे प्यारे प्यारे से सितारे हैं, दी टॉप 10 स्टूडेंट्स, ठीक है मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोग अब रेस्ट कर लो यार, थोड़ी देर है ना, 5 बजे से फिर तुम्हारी क्लास भी है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने सोचा था एग्जैक्ट 4:40 पे क्लास एंड कर दूंगी, पर 7 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, बट आई नीड टू कंप्लीट दी चैप्टर बाय टुडे इटसेल्फ। एक छोटा सा टास्क आपको जो अब करना है, रिवाइज करना है, नोट्स कंप्लीट करने, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी में कोई डाउट आता है, मैं बकायदा बेटा अगले लेक्चर में एनसीईआरटी बुकलेट पूरी यहाँ ओपन करूंगी, तुम बोलो मैम इस पेज पे इस लाइन में डाउट है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, तो हम एनसीईआरटी कवरेज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला, दूसरा कन्वर्जन क्वेश्चंस कराऊंगी, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। आई होप सो बेटा। देखो एक चीज मैं बोलूंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, उतनी चीजें याद रहेंगी, रिटेन रहेंगी। बाकी अभी तुम्हें क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी, तो क्वेश्चंस करते जाओगे तो टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू जी।